जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, यानी ये क्वेश्चन जो है पिछले बार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस जो है इसलिए दोस्तों जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहते हैं। तो जब दोस्तों जो है प्रदूषण कम करने के लिए वन लगाए जाते हैं और वृक्ष लगाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सामाजिक वनिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वनिकी कहते हैं। दोस्तों जो है इसका सबसे सामाजिक वनिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सामाजिक वनिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वेस्टोबी ने किया था। किसने किया था? वेस्टोबी ने जो है 1968 में किया था। किसने किया था? वेस्टोबी ने 1968 में किया था सामाजिक वनिकी शब्द का प्रयोग। ये दोस्तों क्या था? इसका अर्थ है कि इसके लिए दोस्तों जो है वृक्ष विहीन क्षेत्र हैं जितने भी, जहाँ पे वृक्ष की कमी है वहाँ पे सामुदायिक भूमि यानी जो है सरकारी भूमि है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग सामाजिक वानिकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है। तो एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है? तो इसकी मूल इकाई दोस्तों जो है एक परिवार, मतलब ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या थी? तो एक परिवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा असंगत है? तो इसमें दोस्तों जो है एक तरफ हमारा जो है फसल दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका जो है बीज दर दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा जो है गलत है वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पे है दिया है चना। तो चने का कितना होता है बीज दर? तो चने का दोस्तों जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो चना हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तिल। तो तिल का कितने किलोग्राम बीज दर होता है? तो 4 किलोग्राम होता है प्रति बीज दर जो है हेक्टेयर। तो ये भी सही हमारा। नेक्स्ट है सरसों। तो सरसों का दोस्तों कितना होता है? तो सरसों का यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो सरसों का बीज दर जो है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। सरसों का कितना होता है? तो सरसों का 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन सी हमारा जो है असंगत है। तो यहाँ पे सरसों का 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होता है। सूरजमुखी कितना होता है? तो सूरजमुखी का जो है 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होता है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है चना का कितना होता है? तो चना का जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर आवश्यक होता है। तिल के लिए 4 किलोग्राम प्रति जो है हेक्टेयर बीज दर, और सरसों के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर, जबकि सूरजमुखी के लिए 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है। तो मृदा में यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है? तो मृदा में यूरिया के अपघटन से जो है अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। मृदा में यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है? तो मृदा में यूरिया के अपघटन से जो है अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। यूरिया में दोस्तों जो है कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में जो है 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क व उपोष्ण पारिस्थितिकी में अनुकूलन उत्पादन लेने हेतु अंतर फसलीय तंत्र में कौन सी प्लांटिंग जियोमेट्री अपनाना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों जो है अनुकूल उत्पादन लेने के लिए उपोष्ण जो है पारिस्थितिकी हो गया या फिर अर्धशुष्क भूमि बोलते हैं, तो वहाँ पे कौन सा जो है जियोमेट्री या जो है अंतर फसलीय तंत्र जो है अपनाया जाता है? तो इसका दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे स्किप रो प्लांटिंग। कौन सा? स्किप रो प्लांटिंग कहाँ पे अपनाया जाता है? तो स्किप रो प्लांटिंग दोस्तों जो है अर्धशुष्क व उपोष्ण परिस्थितिकी में जो है अनुकूल उत्पादन लेने के लिए अपनाया जाता है। कौन सा? स्किप रो प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो चावल के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो चावल के पुष्पक्रम को जो है यहाँ पे पेनिकल बोलते हैं। चावल के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? तो चावल के पुष्पक्रम को जो है पेनिकल बोलते हैं। यहाँ पे बाली किसे बोला जाता है? तो बाली दोस्तों जो है गेहूं के पुष्पक्रम को। सिलिकुआ किसे बोला जाता है? तो सिलिकुआ दोस्तों जो है सरसों के जो है पुष्पक्रम को बोला जाता है। सरसों के पुष्पक्रम को सिलिकुआ बोला जाता है। पेनिकल चावल के पुष्पक्रम को, बाली दोस्तों किसके पुष्पक्रम को बोला जाता है? तो बाली दोस्तों जो है गेहूं के पुष्पक्रम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल अंतः फसल यानी इंटरक्रॉप्ड की उत्पादकता व उसी क्षेत्रफल से संबंध जो है संभावित एकल फसल सोल क्रॉप्स की उत्पादकता के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अंतः फसल की उत्पादकता और दोस्तों जो है उसी क्षेत्र से संभावित एकल फसल की उत्पादकता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों जो है
भौम तुल्यांकी अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोला जाता है। नहीं, भौम तुल्यांकी अनुपात किसे बोला जाता है? तो भौम तुल्यांकी अनुपात अंतः फसल की उत्पादकता और उसी क्षेत्र से संभावित जो है एकल फसल की उत्पादकता के अनुपात को भौम तुल्यांकी अनुपात यानी लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धान के पौधे में पेनिकल इनिशिएशन अवस्था आती है। तो धान के पौधे में पेनिकल इनिशिएशन अवस्था कब आती है? तो अधिकतम टिलर्स अवस्था के बाद। जब दोस्तों जो है अधिकतम टिलर्स निकल जाते हैं तब उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? तो पेनिकल इनिशिएशन अवस्था आती है, यानी जिसे हम लोग पेनिकल इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, यानी मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों जो है पशु दिया है, दूसरे तरफ वैज्ञानिक नाम दिया है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय का दोस्तों जो है वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। यहाँ पे दोस्तों जो है इंडियन जो है वैरायटी है उसमें इंडिकस होता है, नहीं तो बॉस टॉरस होता है। तो गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। भैंस का, तो भैंस का बुबेलस बुबेलिस होता है। भेड़ का क्या होता है दोस्तों? तो भेड़ का जो है ओविस एरीज होता है। भेड़ का क्या होता है? तो भेड़ का ओविस एरीज होता है। और बकरी का, तो बकरी का कॉपरा या कैपरा हिरकस होता है। बकरी का क्या होता है? तो बकरी का कॉपरा या कैपरा हिरकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? तो सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है ऑक्सीडेशन, कौन सा? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के कारण जो है दुर्गंध आती है। तो सूरजमुखी के तेल में ऑक्सीडेशन के कारण दुर्गंध आती है। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण जो है दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वर्षा की तीव्रता कहाँ पर अधिक पाई जाती है? तो सामान्यतः वर्षा की तीव्रता कहाँ पर अधिक पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और भूमध्य रेखा के आसपास, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है सामान्यतः वर्षा की तीव्रता कहाँ पर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा, यानी जो हमारा विषुवत रेखा होता है जो पृथ्वी के बीचों बीच होता है उसके आसपास जो है नियर इक्वेटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री अक्षांश पर जो है सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है क्या होता है, तापमान जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होता है तो यहाँ पे जल का जो है वाष्पन क्रिया तेज होती है और बादल बनते हैं, उसके फलस्वरूप यहाँ पे जो है वर्षा जो है तेज होती है। ठीक है, तो कहाँ पर? भूमध्य रेखा के आसपास जो है तीव्र वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार पाया जाता है। तो धान के खेतों में कौन सा जो है एक वर्षीय खरपतवार पाया जाता है? तो इकाइनोक्लोवा क्रुस गेलाई पाया जाता है। कौन सा? तो धान के खेतों में सामान्यतः एक वर्षीय खरपतवार कौन सा पाया जाता है? तो धान के खेतों में एक वर्षीय खरपतवार इकाइनोक्लोवा क्रुस गेलाई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UG99 गेहूं में स्टेम रस्ट करने वाली कवक है सर्वप्रथम किस देश में खोजी गई? तो दोस्तों यहाँ पर गेहूं में एक स्टेम रस्ट होता है, वो जो है कवक सबसे पहले दोस्तों जो है किस देश में जो है खोजी गई थी? तो सबसे पहले जो है युगांडा में खोजी गई थी। कहाँ पे? युगांडा में। युगांडा दोस्तों कहाँ पे आता है? तो युगांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला जो है उर्वरक है। तो तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक कौन सा दोस्तों? तो जो है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। तो तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट है। DAP क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, तो तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक SSP यानी जो है सिंगल सुपर फास्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें से दोस्तों जो है गलत कौन सा है पहचानना है। सरसों, तो सरसों दोस्तों जो है सरसों में कौन सा रोग होता है? तो सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी उड़द। तो उड़द में दोस्तों जो है स्टेरिलिटी मोजेक रोग जो है नहीं लगता है। स्टेरिलिटी मोजेक रोग किस में लगता है? तो स्टेरिलिटी मोजेक रोग जो है अरहर में लगता है। किस में लगता है? तो स्टेरिलिटी मोजेक रोग जो है अरहर में लगता है, और ये दोस्तों जो है एक वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? तो ये दोस्तों जो है वायरस जनित रोग है। बाकी सोयाबीन में मैला मोजेक रोग लगता है, मूंगफली में काली सड़न जो है रोग लगता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उड़द की जगह पे कौन सा होगा? तो उड़द की जगह पे दोस्तों जो है रेड ग्राम यानी अरहर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा रोग होता है, बिल्कुल आप जो है ध्यान रखिएगा। सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा रोग होता है, अरहर में स्टेरिलिटी मोजेक होता है, सोयाबीन में मैला मोजेक होता है,
और मूंगफली में कली सड़न रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिस्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों जो है पौंडीचेरी में हुआ था। कब हुआ था ये भी आपसे पूछ सकता है। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है 1974 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? तो पौंडीचेरी में। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। और कब पूछे तो 1974 में जो है प्रथम KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो है स्थापित हुआ था 1974 में पौंडीचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है। तो एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कौन सा, तो परिवार है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करना। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, मिलान करना है। तो मिलान में दोस्तों जो है आपको 1 2 भी पता रहेगा तो आप इजीली कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है फसल दिया है और बीमारी कारक दिया है। तो यहाँ पे दिया है एस्कोकाइटा राबी, गेहूं का एस्कोकाइटा राबी। तो गेहूं में दोस्तों जो है आपको पता है गेहूं का एक फेमस रोग होता है करनाल बंट। ठीक है, कौन सा? करनाल बंट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गेहूं में कौन सा रोग लगता है? तो गेहूं में करनाल बंट नामक रोग लगता है। और पूछा गया था किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों जो है निवोसिया इंडिका के कारण होता है। किसके कारण? तो दोस्तों किसके कारण होता है? तो निवोसिया इंडिका के कारण होता है गेहूं में करनाल बंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपके सामने जो है डिस्कस किया। तो गेहूं में करनाल बंट नामक रोग लगता है और निवोसिका इंडिका के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का। मक्का में सार्कोस्पोरा किकुची दिया है। तो दोस्तों जो है मक्का में एक होता है जो है टर्सियम लीफ ब्लाइट रोग होता है जो किसके कारण होता है? तो हेल्मिथोस्पोरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन। तो सोयाबीन में दोस्तों जो है यहाँ पे कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया गेहूं में कौन सा होता है? तो गेहूं में निवोसिया इंडिका के कारण होता है। और मक्का में दोस्तों जो है हेलमेंथी स्पोरियम के कारण होता है। और सोयाबीन में कौन सा होता है? तो सोयाबीन में दोस्तों जो है सर्कोस्पोरा होता है। कौन सा रोग? तो सोयाबीन में जो है सर्कोस्पोरा के कारण होता है। और चना में दोस्तों जो है ब्लाइट रोग का कारण कौन सा है? तो चना में ब्लाइट रोग का कारण एस्कोकाइटा है। तो चना में जो है ब्लाइट रोग का कारण एस्कोकाइटा है। ठीक है, तो देखो गेहूं में पहला जो है करनाल बंट रोग होता है किसके कारण? तो निवोसिया इंडिका के कारण होता है। गेहूं में करनाल बंट निवोसिया इंडिका के कारण होता है। और मक्का में दोस्तों जो है टर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? तो हेलमिंथोस्पोरियम के कारण होता है। और सोयाबीन में दोस्तों जो है लीफ स्पॉट यानी जो है पत्तियों पर धब्बे किसके कारण होता है? तो सोयाबीन में दोस्तों जो है पत्तियों पर धब्बे जो है सर्कोस्पोरा किकुची के कारण होता है। किसके कारण? तो सोयाबीन में जो है पत्तियों पर धब्बे सर्कोस्पोरा किकुची के कारण होता है। वहीं पर दोस्तों जो है चना में ब्लाइट रोग का कारण कौन सा है? तो चना में ब्लाइट रोग का कारक जो है एस्कोकाइटा राबी है। कौन सा? एस्कोकाइटा राबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। यानी जो है हमारा जो है बायोटिक जो है ऑर्गेनिक सॉइल होता है उसमें जो है जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें दोस्तों जो है 25% से अधिक पाई जाती है। देखिए जैविक मृदा जिसे हम लोग हिस्टोसोल बोलते हैं, इसमें न्यूनतम जैविक पदार्थ कितना होता है? तो न्यूनतम पूछे तो 20% जो है न्यूनतम जैविक पदार्थ होता है। यदि क्ले की मात्रा जो है निम्न है तो 30%, और यदि क्ले की मात्रा दोस्तों जो है अधिक है तो 50% से अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 25% से अधिक माना जाता है। तो जैविक पदार्थ में जैविक पदार्थ की मात्रा 25% से अधिक मानी जाती है। देखिए यदि क्ले दोस्तों जो है क्ले की मात्रा 50% से अधिक है मृदा में, तो वहाँ पे जो है जैविक पदार्थ जो है 50% से अधिक पाया जाएगा यदि क्ले की मात्रा अधिक है। तो यदि क्ले की मात्रा जो है निम्न है तो 30%। ठीक है, और न्यूनतम है दोस्तों तो कितना? 20%। तो यहाँ पे पूछा था जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है तो 25% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतवर्ष को दोस्तों जो है कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतवर्ष को दोस्तों जो है 15 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है भारत को विभाजित किया गया है। और फिर दोस्तों जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में जो है 15 जलवायु क्षेत्र हैं, इनको दोस्तों जो है 73 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? 73 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भारतवर्ष को जो है कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15। अब 15 को दोस्तों जो है 73 जो है उप क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको जो है वीडियो में कोई कमी लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि उस चीज़ को हम लोग सुधार सकें। और दोस्तों वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।